हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में बात करने वाले हैं, राइट। जिसमें हम ये देखेंगे कि सेल का साइकिल क्या है और सेल क्यों डिवाइड करता है और कब डिवाइड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम सेल साइकिल की बात करते हैं तो इसका डेफिनेशन मतलब कि सेल साइकिल का वो लाइफ पीरियड जिसमें सेल अपना डीएनए को सिंथेसाइज करेगा, ग्रो करेगा, उसके बाद डिवाइड करेगा, राइट। तो ये जो है ये बेसिकली सेल साइकिल कहलाता है। अब इसके बाद जो हम यहाँ पे देख रहे हैं डिवीजन, तो डिवीजन जो बेसिकली हमारे पास दो तरह के हो जाते हैं। एक होता है माइटोसिस, उसके बाद हो जाता है मियोसिस और उसके बाद हो जाता है इमाइटोसिस। माइटोसिस जो कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट देखा जाता है, मियोसिस जो जनरली आपको गेमीट्स में देखे जाते हैं, गेमीट्स फॉर्मेशन में, और इमाइटोसिस जो कि प्रिमिटिव काइंड ऑफ डिवीजन है, वो आपके स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स वगैरह में देखे जाते हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि डिवीजन की क्यों जरूरत पड़ती है। तो इसका आंसर हर्टविग ने दिया था अपने कर्न प्लाज्म थ्योरी में। मींस कोई भी सेल डिवाइड क्यों करता है, उसको जरूरत क्यों पड़ती है डिवीजन को। तो सिंपल सा आंसर ये है कि अगर सेल का कर्न प्लाज्मिक इंडेक्स चेंज होता है तो बेसिकली सेल को जरूरत पड़ती है डिवीजन की। अब ये कर्न प्लाज्मिक इंडेक्स ये कहता है कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, अगर इसमें कोई चेंज होता है, ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका साइटोप्लाज्म है, तो अगर आपकी इन इसके वॉल्यूम में चेंज होता है तो बेसिकली सेल क्या डिवीजन की तरफ जाता है। और हमारे पास तीन तरह से डिवीजन शो होता है, माइटोसिस, मियोसिस और एमाइटोसिस। ये आपके बेसिकली सेल साइकिल की फेजेस है जिसमें हम मेनली दो फेज के बारे में डिस्कस करते हैं। एक जो फेज है जिसे हम बेसिकली कहते हैं एम फेज, और इंटरफेस फर्दर आपको कैटेगराइज्ड है G1, S और G2 में। तो ये आपका G1, S और ये G2 जो है ये आपका इंटरफेस कहलाता है। उसके बाद आता है एम फेज जहाँ पे एक्चुअली डिवीजन होता है डीएनए का या फिर आपको क्रोमोसोम का। तो ये जो एम फेज है फर्दर इसको हम स्टडी करते हैं दो सब स्टेजेस कह सकते हैं हम, जिसमें हम स्टडी करते हैं कैरियो काइनेसिस जहाँ पे हम न्यूक्लियस का डिवीजन देखते हैं, और दूसरा जो है हम है साइटोप्लाज्म का डिवीजन देखते हैं जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ऑलराइट, चलिए। अब इसे आगे बढ़ने से पहले अभी हमें ये पता होना चाहिए कि क्रोमैटिन क्रोमैटिड और क्रोमोसोम में बेसिकली क्या डिफरेंस है, राइट। तो जैसे अगर आपका इनिशियली मतलब अगर सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है उस स्टेज पे जनरली आपको थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बेसिकली कहते हैं क्रोमैटिन, राइट। इसमें आपको ये जो दिख रहा है ये आपको क्या है, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर वो बेसिकली वो पॉइंट, वो स्टेज जो कि बेसिकली आपके क्रोमोसोम को डिवाइड करता है, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले में बात करूं तो ये सेंट्रोमियर है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये डिवाइड करता है क्रोमोसोम को ऊपर और नीचे दो दो इक्वल पार्ट्स में। जो ऊपर वाला पार्ट है जिसे हम कहते हैं पी आर्म और नीचे वाले को हम क्या क्या कहते हैं, क्यू आर्म कहते हैं, राइट। तो ये सेंट्रोमियर है। अभी आप इसके लेफ्ट एंड राइट में कुछ देख रहे हो, ये लेफ्ट एंड राइट में ये बेसिकली क्या है, ये कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन जिसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। ये इसलिए जरूरी होता है सो दैट कि इस पे ये स्पिंडल फाइबर्स आते हैं और ये जाकर के बेसिकली क्या करते हैं, अटैच करते हैं अपने आपको, राइट। तो ये काइनेटोकोर का फंक्शन हो गया, स्पिंडल फाइबर और काइनेटोकोर का फंक्शन हो गया। अब बात करते हैं वापस से क्रोमैटिन में। अभी क्रोमैटिन जो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है नॉर्मली अपने नॉर्मल स्टेट में प्रेजेंट होता है। अब ये क्या करता है, जब आपका सेल डिवीजन में जाता है, जब सेल डिवीजन में जाता है मींस स्पेसिफिकली एम फेज में जब एंटर करता है, तो तब हमें जरूरत पड़ती है क्या, सेल के कंडेंसेशन की, कॉम्पैक्टनेस की। तो उसके लिए बेसिकली क्या होता है, ये जो डीएनए है, ये डीएनए एक बेसिकली क्या रैप अप अराउंड हो जाता है किसके, हिस्टोन प्रोटीन्स के। एक्चुअली इसे हम बोलते हैं ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन हिस्टोन ऑक्टामर, जो कि मिलके बना हुआ होता है H2A, H2B, H3 और H4 प्रोटीन मॉलिक्यूल से। H2A के दो मॉलिक्यूल, H2B के दो मॉलिक्यूल, H3 के दो मॉलिक्यूल और H4 के दो मॉलिक्यूल, और ये बेसिकली क्या फॉर्म करता है आपका हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर बेसिकली ये आप दिख रहे हैं, ये बेसिकली क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम जिसमें आपका डीएनए प्लस हिस्टोन ऑक्टामर दिख रहा है। इसी तरह से और कॉम्पैक्टनेस होगा, और ज्यादा कॉम्पैक्टनेस होगा, और ये बनाएगा सोलेनॉइड क्रोमैटिन फाइबर। एंड देन फिर आपका एट द एंड सबसे लास्ट में आपको इस तरह से कुछ ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम जानते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम जो बेसिकली क्या है, हमारा हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए है, जिसमें जो डीएनए है बहुत ही कंडेंस्डली, बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड है।
राइट। तो इनिशियली आपके पास ये थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्रोमैटिन बोलते हैं, ये बेसिकली शेप लेता है कुछ इस तरह से। ये आपका जो ये जो अभी ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम जब एस फेज से जब ये सेल साइकिल चलता है, G1 S G2 उसके बाद फिर एम फेज आता है, तो एस फेज में जहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस होता है, तो ये डीएनए इसके अंदर जो डीएनए है ये बेसिकली कॉपीड हो जाता है। राइट। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, इस वाले स्टेज में हमें यहाँ पे क्रोमैटिड देखने को मिलते हैं, 2 क्रोमैटिड देखने को मिलते हैं। राइट, 2 क्रोमैटिड देखने को मिलते हैं, ये सिस्टर क्रोमैटिड है। यहाँ पे आपको बेसिकली इसे आप कह सकते हैं क्रोमैटिड कह लीजिए, यहाँ पे क्रोमैटिड एक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्रोमोसोम एक है। तो एक क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड आप कह सकते हैं, बट यहाँ पे जब आफ्टर दी डुप्लीकेशन डीएनए एप्लीकेशन, तो आपको एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड देखने को मिलते हैं। तो ये क्रोमैटिन क्रोमैटिड और आपको क्रोमोसोम में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंटरफेस की। राइट। तो इंटरफेस की अगर बात करा जाए, तो ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट है, एक्टिव फेस कहलाता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि ये जो एम फेस है, ये G1 फेस है, एस फेस और ये G2 फेस। तो G1 S और G2 इतना ड्यूरेशन लेता है, ये इंटरफेस कहलाता है आपका। तो कोई भी सेल अगर डिवाइड करता है तो उसका 90 टू 95% ड्यूरेशन वो बेसिकली क्या रहता है, सेल इंटरफेस में रहता है। इंटरफेस को हम प्रिपरेटरी फेस कहते हैं, जिसमें सेल सारे प्रिपरेशन करता है। जैसे अगर हम किचन में जाते हैं, अगर हम कोई भी डिश प्रिपेयर करते थे, तो उसके लिए हमें उससे पहले उसकी प्रिपरेशन करना होता है। राइट। तो सेम केस में अगर सेल डिवीजन पे जा रहा है, तो उसी तरह से ही सेल को G1 S और G2, इसने बेसिकली हमने इस प्रिपरेशन को G1 S G2 में डिवाइड कर रखा है। राइट। तो ऑल्दो ये G1 S G2 बेसिकली क्या प्रिपरेटरी फेज है, जिसमें 90 टू 95% सेल अपना टाइम स्पेंड करता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि ह्यूमन बींग का सेल जो 24 आवर्स पे डिवीजन करता है, तो उस 24 आवर्स का 90 टू 95% ड्यूरेशन जो होगा, वो सेल इंटरफेस में रहेगा, इंटरफेस में रहेगा। राइट। ओके। जो नेक्स्ट स्टेज आता है, इंटरफेस फर्दर डिवाइडेड है G1 S और G2 में। तो ये G1 फेज जो है बेसिकली इंटरफेस का पार्ट है, जिसे हम बेसिकली कहते हैं गैप फेज, फर्स्ट गैप फेज, जहां पे बेसिकली क्या होने वाला है, जितनी भी हमें जो रिक्वायरमेंट है, राइट, जैसे ग्रोथ फैक्टर, जैसे आपको ग्रोथ फैक्टर की आपको रिक्वायरी है, आपको डीएनए आपका सही है कि नहीं है, तो डीएनए आपका करेक्ट फॉर्म में है कि नहीं। तो ये 3 चीजें बेसिकली आपके इस जीवन फेज में देखा जाता है। मींस वो ग्रोथ फैक्टर जो कि बेसिकली रिस्पांसिबल होगा क्या, सेल के ग्रोथ के लिए। राइट। वो न्यूट्रिएंट जो कि बेसिकली क्या होगा, जरूरत होगा हमें क्या, जो नेक्स्ट स्टेज के लिए। तो अगर मैं ये स्टेज देखूं, तो ये जीवन स्टेज हो गया, उसके बाद एस स्टेज होगी। तो जीवन स्टेज में हमें आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस देखने को मिलता है, वो जो कि बेसिकली हम उसे एस स्टेज में यूटिलाइज करने वाले हैं। राइट। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि इस जीवन स्टेज में सेल ज्यादा अपना ग्रोथ दिखाता है। जो नेक्स्ट स्टेज है, इसे हम कहते हैं सिंथेटिक स्टेज या सिंथेसिस, जहां पे हमें डीएनए का सिंथेसिस देखने को मिलता है। जो डीएनए के सिंथेसिस के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस देखने को मिलता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये हिस्टोन प्रोटीन्स H2B H3 H4 मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने डिस्कस किया। और क्यों जरूरी है हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस, जस्ट बिकॉज कि हम क्रोमैटिन फाइबर से क्रोमोसोम की तरफ जाने वाले, तो हमें कंडेंसेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए बेसिकली हमें डीएनए सिंथेसिस प्लस हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस देखने को मिलता है। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आता है कि डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, पर आप ये देखोगे कि क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ रहा, बट हाँ डीएनए के कंटेंट बढ़ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया क्रोमैटिन फाइबर है, ये क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होने के बाद ये शेप लेता है। अब ये जो एस फेज में ये क्रोमोसोम एस फेज के बाद ये बेसिकली अपने आप को कुछ इस तरह से दिखाएगा, जिसमें ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन मान लीजिए ये आपका इनिशियल वाला था, इनिशियल जो प्रिमिटिव कह सकते हैं आप, पहले से ये था। अब इस फेज के बाद ये जो क्रोमोसोम है ये कॉपी हुआ है इस वाले से, ओरिजिनल वन से। राइट। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे डीएनए का कंटेंट डबल हो रहा है, बट यहाँ पे भी क्रोमोसोम एक है और ये भी क्रोमोसोम एक है। तो क्रोमोसोम नंबर में कोई चीज नहीं आता है, बट हाँ उसके कंटेंट में आपको डबल देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि सेंट्रियोल रेप्लिकेट करता है। सेंट्रियोल का बेसिकली क्या काम है, स्पिंडल फाइबर यहाँ से ही निकलते हैं और वो बेसिकली कहाँ अटैच होते हैं, क्रोमोसोम की काइनेटोकोर में। ऑलराइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज, जिसको हम कहते हैं G2 स्टेज। G2 स्टेज गैप टू फेज के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली क्या करेगा, इस स्टेज में हम एम फेज में जो भी आपको जरूरत पड़ने वाला है प्रोटीन का या जितने भी मॉलिक्यूल का, उसका हम G2 फेज में सिंथेसिस करेंगे। इसके साथ साथ जो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन जो बेसिकली बनाते हैं आपके स्पिंडल फाइबर्स का, तो उनका भी यहाँ पे सिंथेसिस आपको देखने को मिलेगा। ओके। तो यहाँ पे G2 फेज में हमने ये देखा कि जितनी भी मटेरियल जो कि हमें एस एम फेज में जरूरत पड़ेगा, वो हम G2 फेज में सिंथेसिस करते हैं। और जब ये सारी चीजें हमारी डन हो जाएंगी, तो फिर सेल इज गोइंग टू व्हाट, मूव टू दी एम फेज।
एक फेज आता है जिसको हम कहते हैं जी नॉट फेज और गैप जीरो फेज या फिर क्वेसेंट स्टेज कहते हैं, राइट। तो यहाँ बेसिकली कहने का मतलब ये गैप जी नॉट गैप जीरो और क्वेसेंट स्टेज कहने का सिंपली मतलब ये है कि ये वो स्टेज है जहाँ पे सेल आपका मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा। मेटाबॉलिक एक्टिव रहने का मतलब है कि यहाँ पे सारे आपके जो कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शंस होंगे वो तो होंगे ही, जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, जो टीसीए साइकिल होता है, सारी चीजें होंगी। बट जो सेल है, सेल आपका प्रोलिफरेट नहीं करेगा, मींस सेल एक से दो में डिवाइड नहीं करेगा। ऐसे सेल जैसे नर्व सेल और हार्ट सेल ये भी इस तरह ये आपके जी नॉट फेज में स्टे करते हैं। ऑल राइट। जब ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है, जब ये सेल इन फेजेस से गुजरता है, जैसे जीवन फेज हो गया, एस फेज हो गया और जी2 फेज हो गया। तो जीवन फेज में हमने देखा कि न्यूट्रिएंट्स बन रहे हैं, ग्रोथ फैक्टर्स बन रहे हैं। एस फेज में हमारा डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। जी2 फेज में हमारी ट्यूबुलिन प्रोटीन्स वगैरह वो जो कि स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि इन फेजेस, हर फेजेस को क्रॉस करने से पहले एक चेक पॉइंट्स होता है। क्या होता है? एक चेक पॉइंट होता है। चेक पॉइंट बेसिकली कहने का मतलब है ये प्रोटीन होते हैं आपका साइक्लिन, ठीक है, साइक्लिन ए, साइक्लिन डी, साइक्लिन ई, इस तरह करके। और दूसरा जो होता है सीडीके, सीडीके मतलब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। तो ये दोनों जो प्रोटीन है साइक्लिन और सीडीके, ये बेसिकली एक साथ आते हैं और ये बेसिकली क्या कहलाते हैं? चेक पॉइंट्स। तो ये चेक पॉइंट आपके हर फेजेस, जीवन फेज के बाद भी प्रेजेंट होगा, एस फेज के बाद भी प्रेजेंट होगा और जी2 फेज के बाद भी प्रेजेंट होगा और एम फेज के स्पेसिफिकली जो होगा मेटा फेज में ये चेक पॉइंट प्रेजेंट होता है। सो दैट कि इनका काम क्या होता है? हर स्टेज में जो स्पेसिफिक काम हो रहा है वो प्रॉपरली हुआ है कि नहीं हुआ है, ये इसको चेक करते हैं। अगर काम नहीं हुआ होगा देन बेसिकली ये चेक पॉइंट इट वोंट अलाउ द सेल टू मूव टू द सेल विल it won't allow cell to go for the next stage, right? तो ये बेसिकली चेक पॉइंट का काम होता है। जैसे आपके सामने ये साइक्लिन एसीडीके 2 एग्जांपल है, साइक्लिन ईसीडीके 2 एग्जांपल है, साइक्लिन डीसीडीके 4 एग्जांपल है। इस तरह के चेक पॉइंट्स के नाम है जो कि बेसिकली हर सेल के हर फेजेस के पे ये प्रेजेंट होते हैं और ये अपना काम करते हैं, चेक करते हैं ये पर्टिकुलर चीजें प्रोटीन या फिर न्यूट्रिएंट हैं या फिर सिंथेसिस हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, अब बात करते हैं एमफेज की। हमने अभी इंटरफेस देख लिया, अब बात करते हैं एमफेज की जिसे हम माइटोसिस या माइटोटिक फेज कहते हैं। एम फेज को अभी हमने देखा था कि इसमें मेनली हम दो चीजें देखेंगे, एक हमारा न्यूक्लियस का डिवीजन प्रॉपर्ली हुआ है कि नहीं, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारा साइटोप्लाज्म डिवीजन हुआ है कि नहीं। तो न्यूक्लियस के डिवीजन को हम बेसिकली कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मतलब कैरियोन, और कैरियोन का एग्जैक्ट मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। इसी तरह से साइटो वर्ड का मतलब होता है साइटो प्लाज्म और काइनेसिस वर्ड का मतलब होता है डिवीजन, राइट। सो साइटोप्लाज्म का डिवीजन, कैरियो मींस न्यूक्लियस का डिवीजन। तो हम एम फेज में बेसिकली न्यूक्लियस का डिवीजन देखेंगे और आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन देखेंगे, राइट। तो एम फेज जिसे माइटोटिक फेज कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस देखने को मिल रहा है हमें और साइटोकाइनेसिस देखने को मिल रहा है। कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस डिवीजन, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म डिवीजन। न्यूक्लियस के डिवीजन को फर्दर हमने सब स्टेजेस में डिवाइड कर रखा है। एक है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ऑल राइट। एम फेज जिसे हम माइटोटिक फेज या माइटोसिस कह रहे हैं, ये एक सोमैटिक सेल में देखने को मिलता है। सोमैटिक सेल बेसिकली कहने का मतलब है जब हम सेल की डिवीजन की बात करते हैं तो सेल को हम बेसिकली दो तरह से हम स्टडी करते हैं। एक आता है हमारा सोमैटिक सेल, दूसरा आता है हमारा जर्म सेल। जर्म सेल कहने का मतलब ये है कि वो सेल जो कि आपके जर्म गेमिट्स बनाते हैं, जो कि आपके गेमिट्स बनाते हैं, जैसे स्पर्म या फिर ओवम की अगर मैं बात करूं, राइट। सोमैटिक सेल कहने का मतलब ये है कि आपके बॉडी के सारे सेल्स, आपके बॉडी के सारे सेल एक्सेप्ट ऑल सेल एक्सेप्ट गेमीट्स, तो ये आपके क्या कहलाएंगे? सोमैटिक सेल्स कहलाएंगे। तो सोमैटिक सेल में आपको क्या एम्फेस देखने को मिलता है या फिर माइटोसिस देखने को मिलता है। और जो माइटोसिस है ये इक्वेशनल डिवीजन कहलाता है। इक्वेशन डिवीजन कहने का मतलब सिंपल यही है, ये आपका सेल है और इसके पास लेट सपोज कि दो क्रोमोसोम है और ये सेल माइटोसिस कर रहा है, राइट। तो माइटोसिस के बाद आपके पास दो डॉटर सेल बनेंगे, टू डॉटर सेल बनेंगे और इन डॉटर सेल के पास भी इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। तो ये इसी वजह से इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं हम माइटोसिस को या फिर एम्फेस को। ओके, तो चलिए बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस के फर्स्ट स्टेज, इसे हम कहते हैं प्रोफेज। प्रोफेज अगर बात की जाए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, तो उनमें से सबसे लॉन्गेस्ट फेज जो है आपका प्रोफेज कहलाता है, जिसमें बेसिकली हम ये देखेंगे कि इनिशियली थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मींस क्रोमैटिन वो कंडेंस्ड होकर के आपका क्या बनाता है? क्रोमैटिड या फिर आप कह सकते हैं क्रोमोसोम। तो कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमैटिन बिगिंस होता है प्रोफेज में और इसके साथ ही साइटोप्लाज्म विस्कस होता है। तो ये अर्ली प्रोफेज का इमेज है जहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि क्रोमोसोम जो है उनका कंडेंसेशन शुरू हुआ है।
जब हम लेट प्रोफेज की बात करते हैं तो वहां पे हम ये देखते हैं कि क्रोमोसोम हमारा कंडेंस्ड हो चुका है, राइट, मतलब प्रॉपरली कुछ इसका शेप कुछ नजर आ रहा है। और उसके साथ ही क्रोमोसोम के कंडेंसेशन के साथ ही जो बेसिक जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो डबल मेम्ब्रेन है, वो डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ जो अदर ऑर्गेनल्स हैं, जैसे आपके ईआर हो गए, गोल्गी हो गए, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, ये सारे सारे डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। और जो सेंट्रियोल है, जो कि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में, तो ये बेसिकली जैसे यहाँ पे आपका सेंट्रोसोम है, तो ये सेंट्रियोल क्या करेगा इसका, ये मतलब ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स सेंट्रोसोम कहलाता है। इसमें से ये पार्ट और दो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इनको एक को हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल बेसिकली क्या करेगा, एक पोल से दूसरी पोल की तरफ मूव करेगा। ऑल राइट। तो प्रोफेज में बेसिकली हमने ये देखा कि आपके जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस्ड हो चुके हैं इनिशियली के बाद। उसके बाद हमने ये देखा कि जो मेजर ऑर्गेनल्स है वो डिसअपियर हो गए हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गए हैं, और सेंट्रियोल अपने अपोजिट पोल की तरफ मूव कर चुका है। ओके। और दूसरी बात ये कि जो क्रोमोसोम जो आपको कंडेंस्ड हो गए हैं, वो बेसिकली अपनी जगह से मूव करते हुए नजर आते हैं। ओके। नेक्स्ट स्टेज होता है प्रोफेज के बाद इज दी मेटाफेज स्टेज। इस मेटाफेज स्टेज में बेसिकली हम ये देखेंगे कि जो क्रोमोसोम मूव कर रहे थे वो बेसिकली एक इक्वेटर पे जाकर के अलाइन हो जाते हैं, और उसी को बेसिकली हम क्या कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ दी व्हाट क्रोमोसोम एट द इक्वेटर इज नोन एज व्हाट मेटाफेजिक प्लेट। तो यहाँ पे हम मेटाफेजिक एक प्लेट काइंड ऑफ फॉर्मेशन होता है जिसमें हमारे सारे क्रोमोसोम जो है एक इक्वेटर पे अलाइन होते हैं। और ये आपका सेंट्रियोल, इस साइड आपका सेंट्रियोल देखने को मिल रहा है। सेंट्रियोल जो कि स्पिंडल फाइबर रिलीज करते हैं, और ये स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, ये आपके क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे जाकर के अटैच हो जाता है। तो ये इस साइड से भी, इस साइड से भी जाकर, ये क्रोमोसोम है, राइट, ये इसका सेंट्रोमियर है। और ये इस साइड से आपका काइनेटोकोर है, और ये इस साइड से काइनेटोकोर है। तो ये आपका स्पिंडल, ये सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर रिलीज करेगा, इधर से आपका स्पिंडल फाइबर रिलीज करेगा, और ये जाकर के काइनेटोकोर पे बैंड ये अटैच हो जाएगा। तो ये बेसिकली कहाँ हो रहा है, ये मेटाफेज में आपको देखने को मिल रहा है। ये जो मेटाफेज है, ये बेसिकली सबसे अच्छा माना जाता है क्रोमोसोम के आपको मॉर्फोलॉजी को, जो अपीयरेंस कैसा है क्रोमोसोम का, उसको स्टडी के लिए हम बेसिकली इस स्टेज को बेस्ट मानते हैं। और एक और बात ये समझ में आता है कि ये जो सेंट्रियोल है, ये जो सेंट्रियोल है और ये स्पिंडल फाइबर रिलीज कर रहा है, तो यहाँ से वो स्पिंडल फाइबर जो कि सेंट्रियोल पे से के पास है, उसे हम प्लस एंड कहते हैं, और वो स्पिंडल फाइबर जो कि आपके क्रोमोसोम के काइनेटोकोर की तरफ है, उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, माइनस एंड कहते हैं। और हमने ये पहले देख लिया था कि स्पिंडल फाइबर ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, जो कि कहाँ सिंथेसिस हो रहा है, G2 फेज में ये इसका सिंथेसिस आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्टेज की बात करें तो ये एनाफेज, मतलब प्रोफेज हमने देख लिया, मेटाफेज हमने देख लिया, और एनाफेज देख लिया। एनाफेज ये सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन का फेज होता है, जिसमें बेसिकली क्या हो रहा है, ये आपके स्पिंडल फाइबर्स, राइट, ये आपके स्पिंडल फाइबर्स जो कि आपके कहाँ से, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे अटैच थे, ये क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर अभी अपने आप को सेंट्रियोल की तरफ क्या करेंगे, पुल करेंगे। तो ये सारे स्पिंडल फाइबर्स ये सेंट्रियोल की तरफ मूव करेंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये आपका क्रोमोसोम, और यहाँ से लेट सपोज ये स्पिंडल फाइबर्स यहाँ से रिलीज हुए, और ये काइनेटोकोर पे जाके अटैच हुए, राइट। तो ये स्पिंडल फाइबर इस तरफ मूव करेगा, ये इस तरफ मूव करेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जो क्रोमैटिड थे दोनों, वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो एक इस तरफ मूव कर जाएगा, एक इस पोल की तरफ मूव कर जाएगा, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ओके। तो ये बेसिकली इससे क्या होगा, क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड के पुल होने की वजह से आपको इस तरफ ये आपको दिख रहे हैं क्रोमैटिड्स, right? So contraction of this spindle fiber lead to the movement of the chromatid from equator toward the opposite pole. Next stage जो है वो टीलोफेज, जस्ट रिवर्स ऑफ द प्रोफेज, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो प्रोफेज में कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम आपने देखा था, यहाँ पे आप क्या करेंगे, डीकंडेंसेशन, मतलब कि जो क्रोमोसोम जो कि आपके प्रोफेज में हमने ये देखा था कि हमारे पास थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपका क्रोमोसोम बन रहा था। अब टीलोफेज में जस्ट इसका रिवर्स, मींस क्रोमोसोम अब ये थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन बन रहा है। दूसरी बात, जो न्यूक्लियर एनवेलप जो खत्म हो गए थे, जो डिसअपियर हो गए थे, वो वापस से बनने शुरू होंगे, और ऑर्गेनल्स जो वापस से रीअपियर होना शुरू होंगे। इसी के साथ साथ स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज कि अब उसका कोई काम नहीं है। तो इसके साथ हमने कैरियोकाइनेसिस डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने ये देखा कि न्यूक्लियस का डिवीजन कैसे हुआ। अब हमारा न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है, अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जिसमें हम साइटोकाइनेसिस कह रहे हैं, ये बेसिकली इसके होने के बाद हमें दो डॉटर सेल देखने को मिलेगा। अब साइटोकाइनेसिस या फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन दो तरीके से हो सकता है। अगर आपके पास एनिमल सेल है तो ये
बेसिकली ये सेंट्रीपिटल ऑर्डर में देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है कि ये एक सेल है और इसके पेरीफेरी शुरू होता है और ये इस तरह से दोनों साइड से डिवीजन होना शुरू होगा और ये बेसिकली इस तरह से ये क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर्म करेगा और ये इस तरह से फिर एट द एंड आपको क्या मिलेगा, ये इस तरह से दो सेल आपको मिल जाएंगे। तो ये एनिमल सेल में हो रहा है, जहां पे पेरिफेरी से आपको सेंटर की तरफ ये डिवीजन देखने को मिल रहा है। अगर हम साइटोकाइनेसिस प्लांट में बात करें ना, तो जस्ट रिवर्स है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये बड़ा सा सेल जिसमें एक साइड आपका न्यूक्लियस अभी बना है, एक साइड आपके बन गए, इधर आपके ईआर होंगे, गोल्गीज होंगी, इधर भी आपकी ईआर गोल्गीज होंगी। तो ये स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो गोल्गी की, इधर से गोल्गी रिलीज करता है स्मॉल वेसिकल्स, जिसको हम जो वो वेसिकल्स जो कि सेंटर पे आकर के ये आकर के इकट्ठा होने लग जाते हैं। इन वेसिकल्स में आपके कैल्शियम पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट, जो कि आपको मालूम होगा कि ये मिडिल मिडिल लैमेला का कॉम्पोजिशन, मिडिल लैमेला का कॉम्पोजिशन है, राइट। तो ये जो है मिडिल लैमेला मींस कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट वाले फिल्ड विद वेसिकल्स, ये आकर के सेंटर में, ये सेंटर पे इस तरह से फॉर्म होने लग जाते हैं। तो ये सेंटर से ये पेरिफेरी की तरफ जा रहा है। इस तरह के साइटोकाइनेसिस को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर में आपका साइटोकाइनेसिस डिवीजन हुआ है। यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन मींस कंस्ट्रक्शन फॉर नहीं फॉर्म हुआ है, जस्ट बिकॉज कि आपको पता है कि प्लांट के सेल में सेल वॉल आपको होता है, तो इस वजह से जो रिजिड सेल वॉल की वजह से यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। यहाँ पे आपको एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन दिख रहा है, जो कि ये जो चीज आपको दिख रही है, ये बेसिकली अल्टीमेटली ये सेल प्लेट फॉर्म करता है, राइट। और ये इसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि ये सेल अलग और ये सेल आपका ऊपर वाला अलग, right? So cytokinesis begins by the deposition of the vesicles from the center and accumulation of the middle lamella that forms the what center to periphery. ऑल राइट। तो ये आपका समरी है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि पहले आपका ये G1S G2 और एम फेज में आपका फिर प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज, फिर देन आपका डिवीजन, दो डॉटर सेल आपको मिल गए। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस, क्यों जरूरी है सब आपका एम फेज या फिर माइटोसिस। जैसे अभी हमने बात किया था कि सोमैटिक सेल में होता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमने ये भी देखा था कि जब डिवीजन होता है तो एक से दो सेल मिलते हैं और इसको हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। जैसे यहाँ पे दो क्रोमोसोम है तो दो डॉटर सेल में हमें दो क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, तो वही कि इस इट प्रोड्यूस व्हाट डिप्लॉयड डॉटर सेल एंड आइडेंटिकल जीनोम। डिप्लॉयड, ये एक डिप्लॉयड, ये भी तो फिर ये भी आपका डिप्लॉयड कंडीशन, तो ये डिप्लॉयड डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है और आइडेंटिकल जीनोम के साथ। ये माइटोसिस ये बेसिकली क्या करेगा, बॉडी की ग्रोथ में आपको देखने को मिलेगा और जहाँ पे रिपेयर होने की जरूरत होगी वहां पे सेल रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, उस जगह पे आपको ये माइटोसिस देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ जो माइटोसिस है ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को ये वापस से रिस्टोर करता है। अगर चेंज होगा तो फिर सेल डिवाइड करेगा, वापस से रिस्टोर करने का मतलब है अब डिवीजन की जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।